मैंने रियल मैड्रिड के सारे प्री सीजन मैचेस एकदम केयरफुली देखे हैं और स्पेशली पिछले 3 मैचेस देखने के बाद मुझे एक चीज एकदम क्लियर समझ आ गई है। जोसे मोरिन्यो की ये रियल मैड्रिड इस सीजन एब्सोल्यूट मॉन्स्टर होने वाली है। ये वो पुरानी मैड्रिड नहीं है जो सिर्फ इंडिविजुअल ब्रिलियंस या वाइब्स पे डिपेंड करती थी। मोरिन्यो ने इस टीम का डीएनए चेंज किया है, बिल्ड अप फ्रॉम बैक से लेके मिडफील्ड के स्ट्रक्चर तक और अटैकर्स की प्रेसिंग तक। आज इस वीडियो में मैं मोरिन्यो का पूरा ब्लूप्रिंट डिकोड करूंगा। कैसे उसने फेडे वाल्वर्डे को एक नया रोल दिया, कैसे बर्नार्डो सिल्वा इस टीम में फिट होगा और एक ऐसा टेक्टिकल चेंज जो शायद किसी ने नोटिस नहीं किया, लेकिन वो चेंज यूरोप की बेस्ट टीम्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है। अगर तुम मैड्रिड फैन हो या डीप फुटबॉल टैक्टिक्स समझना चाहते हो तो ये वीडियो एंड तक देखना। सबसे बड़ा और सबसे नोटिसेबल चेंज जो मोरिन्यो ने किया है वो है क्लब कैप्टन फेडे वाल्वर्डे का रोल। पिछले कुछ सालों में हर कोचेस ने फेडे वाल्वर्डे को अलग अलग जगह यूज किया है, कभी राइट बैक में, कभी राइट विंग में, कभी बॉक्स टू बॉक्स, कभी अटैकर, कभी डिफेंडर। क्यों? क्योंकि वाल्वर्डे के पास दोनों फिजिकल और टेक्निकल एबिलिटी है। लेकिन मोरिन्यो ने एक बहुत तगड़ा डिसीजन लिया। उसने फेडे वाल्वर्डे को एक परमानेंट डोमिनेटिंग सेंटर मिडफील्ड रोल में लॉक कर दिया है। फेडे वाल्वर्डे प्रेस कर सकता है, बॉल रिकवर कर सकता है और अकेले पूरा पिच कवर कर सकता है। लेकिन मोरिन्यो बेवकूफ नहीं है। उसको पता है कि अगर फेडे लगातार भागेगा और प्रेस करेगा तो उसके बगल में एक ऐसा प्लेयर चाहिए जो टेम्पो कंट्रोल कर सके, एक ऐसा प्लेयर जो हैवी प्रेशर में भी बॉल रिसीव करे और पैनिक ना हो। और इसी चीज में एंट्री होती है बर्नार्डो सिल्वा की। मोरिन्यो ने बर्नार्डो सिल्वा को इस टीम का टेम्पो कंट्रोलर बनाया है। वो डीप ड्रॉप करता है, डिफेंस को अटैक से लिंक करता है और सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन रिटेन करता है। बर्नार्डो सिल्वा को हर बार गोल या असिस्ट नहीं चाहिए, उसका सबसे बड़ा गोल है अपने आप को अवेलेबल रखना और रियल मैड्रिड को अपोजिशन के प्रेशर से बाहर लाना। वाल्वर्डे की फिजिकलिटी और बर्नार्डो का ब्रेन, ये कॉम्बो मिडफील्ड में तबाही मचाने वाला है। अब आते हैं उस लड़के पर जिसके बारे में बात करके मुझे जेन्युइनली खुशी होती है, आर्दा गुलर। पूरे प्री सीजन में मोरिन्यो ने आर्दा गुलर को एक प्रॉपर नंबर 10 की तरह यूज किया है और भाई क्या खेला है वो लड़का। गुलर सिर्फ बॉल रिसीव करके साइडवेज पास नहीं कर रहा था, उसकी आंखें हमेशा आगे थी और वो डिफेंस स्प्लिटिंग पास कर रहा था। सोचो तुम्हारे आगे विनीसियस जूनियर और एम्बापे जैसे रॉकेट्स भाग रहे हो और उनके पीछे एक ऐसा लड़का खड़ा हो जो उनके भागने से पहले ही उनका रन देख ले, तो भाई अपोजिशन का डिफेंस वहीं खत्म हो जाता है। आर्दा गुलर मोरिन्यो के सिस्टम का एक्स फैक्टर होने वाला है। लेकिन ये चीज ध्यान से सुनना, मोरिन्यो ने एक नया टेक्टिकल चेंज इंट्रोड्यूस किया है जो शुरू में तो किसी को समझ नहीं आ रहा था, लेकिन प्री सीजन के बाद वो अब मास्टर स्ट्रोक लग रहा है। जब राइट विंग में ब्राहिम डियास या यान डियामांडे खेल रहे थे तो मोरिन्यो ने उन्हें क्लियर इंस्ट्रक्शन दी थी, जब भी टीम पोजीशन लूज करेगी तो राइट विंगर को सीधा मिडफील्ड में ड्रॉप करना है। और इसका इंपैक्ट यह है कि जैसे ही टीम बॉल लूज करेगी राइट विंगर मिडफील्ड में आ जाएगा, जिससे मिडफील्ड में बॉडीज बढ़ जाएगी, जिससे मैड्रिड के पास मिडफील्ड में एक्स्ट्रा बॉडीज होंगी और काउंटर अटैक रुक जाएगा। और जैसे ही बॉल टीम के पोजीशन में वापस आएगी वो राइट विंगर मिडफील्ड से वापस अपने पोजीशन में चले जाएगा। मोरिन्यो इफेक्टिवली मिडफील्ड में नंबर्स बढ़ा रहा है बिना अपने अटैकर्स को सैक्रिफाइस किए। प्योर टेक्टिकल जीनियस। लेकिन राइट विंग की इस एडजस्टमेंट से लेफ्ट विंग का पूरा रोल बदल चुका है। लेफ्ट विंग में है विनीसियस जूनियर और उसका रोल है प्योर अग्रेशन। वो प्री सीजन में एग्रेसिवली प्रेस कर रहा था, हर बार डिफेंडर को 1v1 में ला रहा था और चांसेस क्रिएट कर रहा था। और सबसे बेस्ट पार्ट यह है कि विनीसियस जूनियर जब भी प्रेस करता था तो सेंटर फॉरवर्ड आके उसकी मदद करता था। मतलब फॉरवर्ड प्रेस में अकेला बंदा नहीं दौड़ रहा होगा। और सेंटर फॉरवर्ड है किलियन एम्बापे। और मुझे पर्सनली लगता है कि मोरिन्यो के अंडर एम्बापे वो बनेगा जो सारे फैंस उससे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर मोरिन्यो एम्बापे की अटैकिंग और उसकी प्रेसिंग को साथ में कंबाइन कर ले तो भाई यूरोप की कोई डिफेंस नहीं है जो उसे रोक सकती है। लेकिन बात सिर्फ एम्बापे की नहीं है। अगर तुम्हें लंबे सीजन में चैंपियन बनना है तो तुम्हारे पास प्लान बी होना चाहिए और मोरिन्यो का प्लान भी है कार्लोस एसपी। ये बंदा बॉक्स के अंदर प्योर बीस्ट है। प्री सीजन के मैचेस में भी वो सेकंड हाफ में आकर गोल स्कोर कर रहा था, लेकिन गोल से ज्यादा मुझे उसका होल्ड अप प्ले पसंद आया। जब टीम हैवी प्रेशर में होती है एसपी बॉल रिसीव करता है, अपना बॉडी यूज करता है और अपनी टीममेट को आगे आने का टाइम देता है। वो सिर्फ बॉक्स में खड़े रहने वाला स्टैच्यू नहीं है। जब विनीसियस और एम्बापे का पेस काम नहीं आएगा तब एसपी की फिजिकलिटी मैच निकाल के देगी। बट अब सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है, मोरिन्यो की सिस्टम में सबसे ज्यादा फायदा किस प्लेयर को होगा? मोरिन्यो के अंडर मेरे हिसाब से इन 4 प्लेयर्स का करियर नेक्स्ट लेवल में जाने वाला है। नंबर 1 पे है जूड बेलिंगम। पहले बेलिंगम को थोड़ा बॉक्स के अंदर फोर्स किया जा रहा था, लेकिन अगर बेलिंगम को मिडफील्ड से आगे बढ़ने का फ्रीडम मिला तो ये लड़का बैलन डोर कैंडिडेट में आ सकता है। नंबर 2 में है आर्दा गुलर। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि ये प्लेयर इस टीम का एक्स फैक्टर बनने वाला है और मुझे पर्सनली लगता है कि मोरिन्यो जो चीज पहले ओजिल से कराता था वो अब आर्दा गुलर से कराएगा। नंबर 3 पे है किलियन एम्बापे। सेंट्रल स्ट्राइकर रोल में विदाउट विंगर ड्यूटीज एम्बापे का गेम ज्यादा लिथल हो सकता है और मोरिन्यो भी बहुत फेमस है टॉप प्लेयर से उनका टॉप परफॉर्मेंस निकालने के लिए। और नंबर 4 में आता है डीन हाउसन। भाई ये प्लेयर की बात कोई नहीं कर रहा है। मोरिन्यो को एक काम बॉल प्लेइंग सेंटर बैक बहुत पसंद आता है और प्री सीजन में भी डीन हाउसन
जॉनसन का कॉन्फिडेंस बहुत क्लियर दिख रहा था और ये प्लेयर क्वाइटली रियल मैड्रिड का लॉन्ग टर्म पिलर बन सकता है। अगर ये चारों प्लेयर क्लिक कर गए तो मोरिनियो का सिस्टम अनस्टॉपेबल बन सकता है। अब आता है वो सवाल जो कमेंट सेक्शन में पक्का दंगे करवाएगा। इस विंडो में रियल मैड्रिड की बेस्ट साइनिंग कौन सी थी? कुछ लोग बोलेंगे कुकुरेया, कुछ लोग बोलेंगे डम्फ्रीज, कुछ लोग बोलेंगे डियोमांडे, लेकिन मैं इस चीज को थोड़ा अलग एंगल से देखता हूँ। बेस्ट साइनिंग वो नहीं होती जो तुम्हें हाइलाइट्स बना के दे। मेरे हिसाब से बेस्ट साइनिंग वो होती है जो टीम का सबसे बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करे, और उस नजरिए से मेरा पिक होगा बर्नार्डो सिल्वा। हाँ भाई, ये सुनने में थोड़ा अजीब लग सकता है, लेकिन रियल मैड्रिड को पिछले कुछ सीजन में जो चीज हर्ट कर रही थी वो थी मिडफील्ड में कंट्रोल, और स्पेशली जब मैच केओटिक हो जाए। बर्नार्डो सिल्वा एग्जैक्टली वही लाता है। प्रेशर के अंदर बॉल की सिक्योरिटी, टेम्पो कंट्रोल और बिग आईक्यू प्लेयर। शायद बर्नार्डो सिल्वा हर मैच के बाद एक फ्लैशी हाईलाइट ना बना पाए, लेकिन वो रियल मैड्रिड को कंट्रोल देने वाला है जो पिछले 2 सीजन से कोई नहीं दे पाया था। हाँ भाई, रॉड्री के ना आने से दुख सबको हुआ है, लेकिन अगर बर्नार्डो सिल्वा इस सिस्टम में चल गया तो शायद हमें इतना दुख ना हो। अब सबसे इंटरेस्टिंग सवाल ये आता है कि अगर ला लीगा कल ही स्टार्ट हो गया तो मोरिनियो का स्टार्टिंग लाइनअप कैसा दिखेगा? मेरे हिसाब से ये कुछ ऐसा होगा। गोल में स्टार्ट करेगा विदाउट अ डाउट टीबो कोर्टुआ। डिफेंस लाइन में रहेंगे ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड, डीन हाउसन, रूडिगर, और लेफ्ट में होगा कुकुरेया। मुझे लगता है कि सीजन के स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में मोरिनियो ट्रेंट को एज राइट बैक टेस्ट करेगा, क्योंकि मैड्रिड के पास एक डेंजल डम्फ्रीज जैसा राक्षस भी है। अब सबसे कठिन है मिडफील्ड प्रेडिक्ट करना, बट फिर भी मेरे अकॉर्डिंग मिडफील्ड में डबल पिवट होगा वाल्वर्डे और बर्नार्डो सिल्वा का, और बेलिंगम एज अ नंबर 10 स्टार्ट करेगा। अब अटैक की बात करें तो राइट विंग में होंगे या तो ब्राहीम या तो डियोमांडे, लेफ्ट साइड में होंगे विनीशियस जूनियर, और सेंटर में होंगे किलियन एम्बाप्पे। अब मुझे बहुत लोग पूछेंगे कि आर्दा गुलर का क्या? तो आर्दा गुलर को मैं स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में से सुपर सब देख पा रहा हूं। अब ये स्टार्टिंग लाइनअप का लॉजिक सिंपल है। मिडफील्ड में पावर और कंट्रोल का डबल पिवट है। एम्बाप्पे को सेंट्रल रखा गया है, विनी को एक फ्री रोल दिया गया है लेफ्ट में, और जूड बेलिंगम को नंबर 10 का रोल दिया गया है। ये स्टार्टिंग 11 बैलेंस्ड है, फिजिकल है और मोरिनियो का डीएनए रखती है, लेकिन सब कुछ परफेक्ट नहीं है। इसमें एक रियल रिस्क है जो सब इग्नोर कर रहे हैं। मोरिनियो का सिस्टम तभी चलेगा जब सारे प्लेयर्स पूरे 90 मिनट तक फुल इंटेंसिटी से खेलेंगे। मतलब ये सारे प्लेयर्स को अपने इंजन का पूरा एनर्जी यूज करना होगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये इंटेंसिटी मैड्रिड हर मैच में दिखा पाएगी, क्योंकि मैड्रिड का कैलेंडर बहुत ब्रूटल होता है, और अगर इंजरीज हुई तो ये स्ट्रक्चर पूरा ओपन हो सकता है, स्पेशली ट्रांजिशंस पे। इसीलिए इस सीजन के लिए मैं एक्साइटेड तो हूं, लेकिन मैं ब्लाइंडली हाइप नहीं कर रहा हूं, क्योंकि असली टेस्ट तो नवंबर और दिसंबर के बीच में होगा। तो अब फाइनल पिक्चर ये है कि मोरिनियो की रियल मैड्रिड अब सिर्फ नाम का कलेक्शन नहीं लग रही है। अब इस टीम में क्लियर आइडेंटिटी दिख रही है। मिडफील्ड में पावर और कंट्रोल, अटैक में स्ट्रक्चर और डिफेंस में काम बिल्डअप। शॉर्ट में बोलूं तो मोरिनियो ने रियल मैड्रिड को इंडिविजुअल वाली टीम से हटाकर एक कलेक्टिव स्ट्रक्चर वाली टीम बनाने का काम शुरू कर दिया है, और अगर ये शिफ्ट सक्सेसफुल हो गया तो ये सीजन बहुत मजा आने वाला है। क्या ये टीम ऑलरेडी परफेक्ट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये टीम एक डेंजरस डायरेक्शन में जा रही है? 100%। देखो भाई, प्री सीजन को ओवर एनालाइज नहीं करना चाहिए, लेकिन इग्नोर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब कोई कोच अपना ब्लूप्रिंट इतना क्लियरली दिखा दे तो यूरोप की बाकी टीम्स को टेंशन होनी ही चाहिए। अब तुम मुझे कमेंट में 2 चीज बताओ, मोरिनियो के अंदर सबसे ज्यादा ग्रो करने वाला प्लेयर कौन होगा, और क्या मैड्रिड इस सीजन चैंपियंस लीग के लिए चैलेंज करेगी? अगर तुम्हें भी ऐसे ही रेगुलर डीप एनालिसिस वाली वीडियोस चाहिए तो भाई इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इससे मुझे भी पता चलेगा कि तुम्हें इस टाइप की वीडियो पसंद आती है कि नहीं। तो भाई मिलते हैं जल्दी। मेरा नाम हर्ष है, एंड विद एवरी वीडियो आई विल मेक यू फॉल इन लव विद फुटबॉल अ बिट मोर।